हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पेडी क्लासेस पे बहुत स्वागत है। ऑनलाइन फिजिक्स पढ़ने की इस सीरीज में हम 11th क्लास और 12th क्लास दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं। अभी तक हमने 12th क्लास के 3 लेक्चर कर लिए हैं, 3 क्लासेस कर ली हैं एक्चुअली में बात की जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, लेकिन 12th क्लास की भी एक ही क्लास हुई है। तो आज हम लेके आए हैं दूसरी क्लास यूनिट एंड मेजरमेंट्स पे। दूसरी बात, in previous class we have discussed that why we need to study this chapter unit and dimension in this class 11th, and we might have found the logic behind this chapter has have been included in our chapter in our syllabus. So पहला चैप्टर को टेक्निकली हमने स्टार्ट नहीं किया था। आज की इस क्लास में हम चैप्टर को टेक्निकली स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम एक्चुअली हमारी बुक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उस दृष्टिकोण से हम आज इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं एक बार फिर से ओवरव्यू दे देता हूं आपको कि पहले चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके पीछे का रीजन जानने के लिए हमने एक बार फर्स्ट वीडियो जो बनाई थी यूनिट एंड मेजरमेंट की, जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड थी, उसमें हमने सिर्फ यही जाना था कि क्यों हमें वो चैप्टर पढ़ना जरूरी है। और एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी या समझी थी, जानी थी, वो थी यूनिट की, यानी मात्रक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमने जानने की कोशिश की थी। आप शायद रिकॉल कर पा रहे होंगे इस मार्कर की हेल्प से हमने कैसे इसकी डायमेंशन और उस एक मेज टेबल की डायमेंशन, सारी चीजों की डायमेंशन हमने निकालने की कोशिश की थी। तो हमें पता चला था कि मात्रक या फिर मैं बोलूँ तो यूनिट कुछ भी नहीं होता है, एक स्टैंडर्ड पैरामीटर होता है पहले से सेट किया हुआ, जो पूरी दुनिया में जानते हैं सब लोग कि हाँ ये एक लेंथ के हिसाब से ये पैरामीटर पूरी दुनिया जानती है। इसको पूरी दुनिया में भेज दिया, पूरी दुनिया में फेमस कर दिया कि अब आप इसी के हिसाब से क्या करोगे, साइज या फिर किसी की लेंथ वगैरह मेजर करोगे। तो ये एक मार्कर जो बना, यानी जो एक स्टैंडर्ड पैरामीटर बना, जिसको बार बार रिपीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, किसी भी लेंथ का मेजरमेंट हम ले सकते हैं। तो वो एक छोटी सी यूनिट जिसको आप बार बार रिपीट कर रहे हो, दैट इज दिस मार्कर। ये मार्कर इज नोन एज यूनिट। अब यूनिट हम समझ गए कि एक बहुत ही सेट किया हुआ स्टैंडर्ड एक पैरामीटर होता है। लेंथ की जब बात करते हैं तो एक लेंथ होती है, और अगर मैं किसी का वेट करने की कोशिश करता हूँ, किसी का मास निकालने की कोशिश करता हूँ, तो एक मास डिसाइड कर लेते हैं और उसी को तराजू में एक साइड रख देते हैं और फिर बोल देते हैं कि हाँ फला शख्स का, फला चीज का जो वेट है, जो मास है, वो जो हमने पहले से डिसाइड किया है उसके 2 गुने के बराबर है। यानी जब मार्कर को 2 बार हम रिपीट कर रहे थे यहाँ से और यहाँ तक, तो उसको मतलब 2 गुना लंबाई। ऐसे ही मास में आता है, जो मास हम डिसाइड करके रखते हैं, जैसे दुकान के अंदर 1 केजी 2 केजी का जो बाट होता है वो 2 बार रख देते हैं, तो समझ लो कि 1 केजी वाले को 2 बार रख दिया, तो जो ऑब्जेक्ट है उसका मास 2 केजी हो गया। सेम ऐसे ही चलता रहता है। आगे और देखेंगे थोड़ा यूनिट। उससे पहले हम क्या करते हैं, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले जो आती है चीज, दैट इज क्वांटिटीज। क्वांटिटीज जैसे हिंदी में बोलते हैं राशियां। ये बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि ये जरूरी क्यों है जानना, इसके बाद में एक टर्म आएगी फिजिकल क्वांटिटीज। उससे पहले हम जानते हैं क्वांटिटीज क्या होती है। आप ये समझ लो, इस दुनिया में जो कुछ चीज आप बता सकते हो वो सारी क्वांटिटीज। क्या सर? हाँ, ये मार्कर है, ये क्वांटिटीज है। इंसान है, ये भी क्वांटिटीज है। जानवर है, ये भी क्वांटिटीज है। बहुत सारे रूम बने हुए हैं, वो क्वांटिटीज हैं। बहुत सारी बिल्डिंग्स है, वो क्वांटिटीज हैं। आप लोगों को सिर्फ ये सोचना है, क्वांटिटीज वो सारी चीज है जिसको हम बोल सकते हैं। कोई भी प्रकार की चीज है, कोई भी प्रकार का मैटर है, कोई भी प्रकार की ऑब्जेक्ट है, एनी कलेक्शन इज नोन एज क्वांटिटीज। हालांकि चैप्टर का ऐसा नहीं है, बट पहले हमें फिजिकल क्वांटिटी से पहले हम क्वांटिटी समझते हैं। यानी जो कुछ भी चीजें आप बोल सकते हो, वो पेन हो, चाहे वो पेंसिल हो, इंसान हो, जानवर हो, मोबाइल हो, टीवी हो, फ्रिज हो, व्हाटएवर इट कुड बी, दीज आर नोन एज क्वांटिटीज। राशियां किनको बोलते हैं? क्वांटिटी को इंग्लिश में राशियां बोलते हैं। जो कुछ भी हम बोल सके वो सारी क्या होती हैं? क्वांटिटीज। ठीक, लेकिन दूसरी टर्म है फिजिकल क्वांटिटीज, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। फिजिकल क्वांटिटीज
उसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां ये क्या होती हैं? आपने राशियां समझ ली, क्वांटिटी समझ ली क्या होती है। हाँ सर, जो कुछ भी इस दुनिया में है उन सबको मैं क्या बोल सकता हूँ? उन सबको मैं बोल सकता हूँ कि दीज आर क्वांटिटीज, ये राशियां हैं। तो अब इन राशियों में से मैं फिर पिक्टोरियल वे में दिखाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं ये सारी की सारी राशियां हैं जो इस दुनिया में आप बता सकते हो, यानी इस गोल चक्कर के अंदर क्वांटिटीज, इस गोल चक्कर के अंदर मैंने सारी की सारी जो कुछ भी आप बोल सकते हो वो सब आ गई इसके अंदर। अब इस राशियों में से कुछ राशियां ऐसी होंगी, कुछ राशियां मान लेते हैं इतनी राशियां जो यहां आई हैं, ये राशियां, या फिर मैं बोल दूं तो इन राशियों में से जो जितनी भी राशियां हैं, या फिर बोलूं इन सारी क्वांटिटीज में से जो जो क्वांटिटीज को आप ध्यान देना क्या किसी भी तरीके से नाप सको, माप सको, तोल सको, या फिर मैं इंग्लिश वालों के लिए बोलूं तो किसी भी तरीके से आप उनको मेजर कर सको। क्या कर सको? मेजर। अगर वो लेंथ वाली चीज है तो उसकी लेंथ मेजर कर लेंगे, अगर वो मास है तो उसका मास मेजर कर लेंगे। यानी सर कहना क्या चाहते हो? छोटे से शब्दों में एक ही बात है, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जो राशियां होती हैं, जिनको भी आप बोल सकते हो, उनमें से जिन जिन को आप मेजर कर सको किसी भी तरीके से, चाहे उसकी कोई भी प्रॉपर्टी मेजर, सर लेंथ मेजर कर लो, अगर आप कर पाए तो वो फिजिकल क्वांटिटी है। अगर उसका वेट अगर आप उसको मेजर कर सके तो वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। अगर उसका टाइम आप मेजर कर सके उसके अंदर तो वो फिजिकल क्वांटिटी है। अगर उसका टेम्परेचर आप उसे मेजर कर सके तो वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। इसका मतलब दुनिया में सब कुछ जो कुछ रखा हुआ है इधर उधर व्हाटएवर, सारी चीजें राशियां हैं, सारी चीजें क्वांटिटीज बोलते हैं, बट उनमें से सारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो कौन सी है फिजिकल क्वांटिटी? इनमें से वही फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको किसी भी तरीके से अगर मैं क्या कर सका? मेजर कर सका, या माप सका, तोल सका, वॉट जो हिंदी में जो भी वर्ड है आप ये दो तीन नाप माप तोल सकते हो, वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब फिजिकल क्वांटिटी को आप एक्सप्रेस करोगे, कैसे करोगे वो बहुत जानना जरूरी है। जैसे मैं अपने ऊपर लेता हूं और कोई मुझसे पूछता है कि तुम्हारा वेट कितना है, मैंने कहा मेरा वेट है 65। अब मैं जानता हूं, मैंने बोला क्या मेरा वेट, यानी वेट वजन, भार, भार बोलते हैं इसको, ये मैंने बोला 65। अब मैंने मेरे मन में तो बोला है क्या? 65। हाँ सर, और साथ में मैंने बोला चलो समझ जाएगा सामने वाला कि 65 kg। बट सोचो मैं ये बात किसी को फोन पे बता रहा हूँ। किसको बता रहा हूँ? फोन पे बता रहा हूँ, और उस शख्स ने, उस इंसान ने मुझे देखा भी नहीं है, तो वो क्या सोच सकता है? जरूरी नहीं है, वो सोच सकता है यार 65 ग्राम है, वो सोच सकता है यार 65 क्विंटल भी हो सकता है। 100 kg इक्वल टू 1 क्विंटल, 100 kg इक्वल टू 1 क्विंटल होता है यहाँ पे। तो आप एक बात समझ पा रहे होंगे, मिसगाइड हुआ है बंदा। क्या सर? अगर जो चीज सही में मुझे बोलनी चाहिए थी उसको मैंने थोड़ा अधूरा बोला, क्या सिर्फ 65, हालांकि मैं मेरे मन में सोच रहा हूं कि सामने वाला समझ गया होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्या हुआ 65। दूसरा बात, सर कोई पूछता है आप एक बात बताओ, आपके घर से यानी मेरे घर से दिल्ली कितना दूर है? तो मैं कहता हूं 20,000। अब दो तरीके हैं, आप सोच सकते हो और 20,000 किलोमीटर, क्या पता मैं दिल्ली के बाहर थोड़ा आउटर साइड में रह रहा हूँ, और फिर मैंने तो बोला एक्चुअली कितना कि ये तो 20,000 मीटर है, और इसको जो किलोमीटर बदलते हैं तो कितना आता है? 20,000 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? 20 किलोमीटर, क्योंकि मैं जानता हूँ 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं। तो आप फिर देख रहे होंगे यहाँ पे बात क्लियर नहीं थी। तो सर एक बात तो मुझे समझ में आ रही है, आप जो बता रहे हो कि ये वाली जो आपने बताई है ये डिस्टेंस है,
क्या है, एक लेंथ है या बोल दो तो दूरी है एक प्रकार की, घर से दिल्ली। और ये वाला क्या है, वेट है। तो सर वेट को मैं माप सकता हूँ? हाँ माप सकते हो। तो सर ये फिजिकल क्वांटिटी भी बिल्कुल है। दूसरा, सर घर से दिल्ली की दूरी डिस्टेंस है, क्या मैं माप सकता हूँ? ऑफ कोर्स आई कैन। तो इसका मतलब ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि जो पूछा तो ये जो आप एक न्यूमेरिकल डाटा बोल रहे हो, जैसे हिंदी वाले तो बोलते हैं आंकिक मान, लेकिन इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी है, ये तो बोल देते हैं, बोलने मात्र से पता नहीं चलता कि यार बोला क्या है। अच्छा आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। बोला कि मेरी हाइट कितनी है, बोले मेरी हाइट है 65 केजी। मैंने क्या पूछा, मेरी हाइट पूछी 65 केजी। तो बोलने वाले सोचने वाले सोचेंगे क्या बता रहा है, फर्क क्या आया? यहां तक कोई ठीक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज हो भी सकती है हाइट में, ये तो होती है, लेकिन ये चीज गलत बोल गए हाइट के अंदर। तो बोलने वाला समझेगा कैसे, बोलने वाला समझेगा कैसे कि क्या चीज बोली है। मान लो कहीं से कोई क्वेश्चन आया, आंसर आया 65, आंसर क्या आया सर 65, और ये आंसर इतना लिख के छोड़ दिया, बोले ये किसी फिजिकल क्वांटिटी का आंसर है, तुम बता सकते हो क्या 65 किसका है? कोई नहीं बता पाएगा, आंसर आ गया ना 65। अब मान लो क्वेश्चन में पूछा था ये डिस्टेंस, तो ये 65 मीटर हो सकती है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं आंसर में क्या पूछा है। तो मैं क्या, सॉरी क्वेश्चन में क्या पूछा, मैं 65 केजी इसको समझ जाऊंगा, तो मैं सोचूंगा कि आंसर आया 65 केजी। इसका मतलब सर आपकी जो स्टोरी, जो भी चीजें बता रहे हो, उससे बुरा बुरा मुझे समझ में आ रहा है कि यार और तो चीज ठीक है, ये चीज तो आप बोल रहे हो, इसका कोई बात नहीं, आप 65 की जगह मान लो 55 भी बोल दोगे, 55 भी बोल दोगे, तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये जो आगे एक चीज आप बोल रहे हो, इसको अगर मैंने ढंग से नहीं बोला तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि अगर मैंने वेट पूछा और आपने बोल दिया 65 मीटर, तो इसका मतलब आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप क्या चीज बता रहे हो। जैसे आप एक बार और अज्यूम कर लो, आपकी क्लास में मान लो 1000 बच्चे बैठे हैं, और उसमें से मान लो 10 अरविंद हैं, और सबके नाम क्या हैं? टीचर आए और बोलेगी अरविंद खड़े हो जाओ, क्या बोले, अरविंद खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। तो आप खुद बताओ कितने लोग खड़े होंगे? मुझे जहां तक पता है सब लोग समझ पा रहे होंगे, 10 के 10 कैंडिडेट्स सोचेंगे कि मुझे बोला है। तो ऐसे ही अगर फिजिकल क्वांटिटी एक रूम में रखी हुई है, मान लो एक 10 केजी का क्या रखा हुआ है, वेट रखा हुआ है, और दूसरा 10 फीट का कोई न कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और एक ऐसी चीज भी रखी हुई है जो 10 सेकंड बाद में क्या करती है, ऊपर नीचे होती है, फिर उसका टाइम फिक्स है कितना, 10 वाला है। या फिर कुछ ऐसे पार्टिकल्स रखे हुए हैं जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब सारी चीजें एक रूम में रखी हुई हैं, लेकिन उनकी जो एक चीज मैं बोल रहा हूँ, टेम्परेचर कितना बोला 10, हाइट कितनी बोल 10 फीट, और उसका टाइम कितना बोल 10, और उसकी मास कितना बोल 10, और मैं आपको बोलता हूँ जाओ इस रूम में जाओ और वो चीज उठा के लेके आओ जिसका जो मैग्नीट्यूड है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो 10 है, तो आप कौन सी लाओगे? आप चारों लेके आ सकते हो या कंफ्यूज में रह सकते हो। इसलिए सर हम समझ पा रहे हैं, आप कहना ही चाहते हो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप एक्सप्रेस कर रहे हो तो वी नीड टू थिंक अबाउट वन थिंग, दैट इज this numerical and this. So what do you want to say? I want to say that if any physical quantity, let's say height, that is 65 meter, this is height, if I write it like it, then what is this? This is numerical value, this is what? Numerical value, and this is unit. And if you add both of these, then it becomes physical quantities, then it become physical quantities magnitude. कुछ लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को, कुछ लोग न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड समझ लेते हैं, बहुत हद तक ठीक भी है। मैग्नीट्यूड का मतलब उसका एक सिर्फ और सिर्फ एक क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। बट फिर भी अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करनी है, चाहे वो हाइट हो, चाहे वो वेट हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो टाइम हो, व्हाटएवर यू कैन थिंक अबाउट एनीथिंग, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस इन एनी नोटबुक और वर्बली, तो आपको दो चीजें ध्यान से रखनी पड़ेंगी। जो उसका न्यूमेरिकल पोर्शन आप बोल रहे हो वो तो बोलना ही पड़ेगा, साथ में उसके आगे ये भी लगाना पड़ेगा कि क्या चीज है।
सर इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि बिना बोले सामने वाला समझ जाएगा कि विच फिजिकल क्वांटिटी यू आर टॉकिंग अबाउट, कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप बात कर रहे हो। अगर मैं 65 लिख दूं तो सामने वाला समझ सकता है ये वेट भी हो सकता है, लेकिन अगर मैंने 65 मीटर लिखा तो कोई भी लेंथ के अलावा कुछ नहीं सोचेगा। तो फिजिकल क्वांटिटी इज दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इन एनी वे। These are physical quantities, and to express physical quantities we need to have at least two चीज and at most two चीज, that is, सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूँ अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करनी है तो एक न्यूमेरिकल चीज आपके पास होगी और एक क्या होगा, उसका कोई ना कोई यूनिट होगी। और यूनिट हमने समझा था एक ऐसी चीज होती है जिसको बार बार रिपीट करते हैं तो वो चीज आती है। जैसे 65 मीटर है, इसका मतलब 1 मीटर की जो लेंथ होती है उसको 65 बार रिपीट किया तब जाके इसकी हाइट कितनी है, 65 मीटर। तो अप टू दिस हम क्या डिस्कस कर चुके हैं? हम यही डिस्कस किए हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, और फिर उसके अंदर आया फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। सर क्वांटिटीज उस दुनिया में जो कुछ भी मैं बोल सकूं वो सारी क्वांटिटीज यानी राशियां, और उनमें से भौतिक राशियां कौन सी यानी फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी? इनमें से सर फिजिकल क्वांटिटीज तो वही जिनको मैं किसी भी तरीके से माप सका। ओके, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी को बोलने का भी एक तरीका आप बता रहे हो, दैट इज व्हाट, कि उसके अंदर एक न्यूमेरिकल पोर्शन होगा और साथ में क्या होगा, एक यूनिट होगी, और वो यूनिट मुझे ये बताएगी कि आप किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हो। अगर आपने नहीं बताई तो मैं बिल्कुल अचंभित हो जाऊंगा, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि यार कौन सी क्वांटिटी के बारे में ये बात कर रहे हो। अभी तक हमने 2 और 3 टॉपिक्स और पॉइंट ही डिस्कस किए हैं। इसके बाद में आता है फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस हो गई है और उसके लिए न्यूमेरिकल और यूनिट चाहिए। अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं एक बार इसको रब करता हूं, यहीं पे लिखने की हम कोशिश करते हैं। एक बार मैं इसको रब करता हूं। यस, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सो बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज मैं उम्मीद और विश्वास कर पा रहा हूं कि फिजिकल क्वांटिटीज को हिंदी वाले समझ रहे होंगे, इसे भौतिक राशियां बोलते हैं। एक दो बार मैं बोल चुके हैं, तो आई होप यू आर फेमिलियर विद दिस टर्मिनोलॉजी। भौतिक राशियां, हमारा समय बचेगा अगर हम एक ही लैंग्वेज में लिखेंगे, तो इंग्लिश में लिखना आई थिंक विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ द मीडियम्स। देखो 3 टाइप की होती हैं। पहली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से बोलते हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज भी बोलते हैं, या हिंदी के अंदर आधारभूत भौतिक राशियां। दूसरा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, एंड थर्ड वन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये 3 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। हम एक एक करके क्या करेंगे, तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। देखो थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाने की मैं एक बार कोशिश करूंगा आपको। मैं बात करता हूं सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उससे पहले की बात करता हूं, जहां पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांस के अंदर जब आप जो लोग हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं उनको पता होगा, फ्रांस के अंदर जब क्रांति आई थी, फ्रांस के अंदर जब एक रिवॉल्यूशन आया था, क्रांति आई थी, उस टाइम बताऊं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की बात है। उस टाइम हर देश के अंदर क्या हुआ करता था, आगे भी हम पढ़ेंगे, 3 सिस्टम होते हैं, पीएस, सीजीएस, एमकेएस, दीज आर अलग अलग सिस्टम होते हैं, उसको पढ़ेंगे एक बार, आप इग्नोर करें उसको। तो उस टाइम क्या होता था, अलग अलग देशों के पास क्या था, अलग अलग चीजों को मापने का तरीका था। जैसे इंग्लैंड वाले हैं और वो वेट को पाउंड में मापते थे, और फ्रांस वाले जो थे वो ग्राम और किलोग्राम्स वगैरह इनमें मापते थे। तो अलग अलग देशों में क्या था, इन चीजों को मापने के अलग अलग तरीके थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद में बहुत सारी चीजें बदली, दुनिया नजदीक आने लगी, आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट रहने लगे। तब उन्होंने क्या किया, ये महसूस किया कि यार हर देश के पास बोल रहे हैं तो इंटरनेशनली कुछ चीजें क्या होनी चाहिए, एक ही प्रकार की होनी चाहिए ताकि दिक्कत नहीं। और दूसरी बात और बताता हूँ, उस टाइम वो लोग, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की बात कर रहा हूं, वेट एंड डिस्टेंस, या फिर मैं बोल दूं तो वेट का बोल दूं किलोग्राम,
और ये था मीटर। ये दो चीजों के बारे में ही क्या करते थे, उनको जानकारियां थी। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक की बता रहा हूँ, लगभग 1960 1952 के आसपास वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया, उसके बाद के तक की बातें हैं। लोग इन दो ही चीजों को ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज में क्या करते थे, इंक्लूड करते थे या मानते थे। उसके बाद में जब उनकी कॉन्फ्रेंस हुई सारे देशों की, जो इंपॉर्टेंट जो मेन देश थे, कंट्रीज थे, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, यहाँ पे सेकंड को, टेम्परेचर यानी केल्विन को, और यहाँ पे एम्पियर, और फिर कैंडेला सीडी, यानी वहां पे उस टाइम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में कोई चर्चा नहीं की थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें इन दो चार चीजों को और ऐड कर दिया, तो 6 फिजिकल क्वांटिटी बने। फिर थोड़े दिन बाद में एक और कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पे जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, यानी जो पार्टिकल्स, एटम वाले जो लेवल है, उस वाले पार्टिकल्स को, यानी मोल, जो उसको भी क्या किया गया, ऐड किया गया। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में आप जो कुछ भी, इस दुनिया में आप जो कुछ भी बोल पा रहे हो, आप जिस भी क्वांटिटी के बारे में, उन क्वांटिटीज को पहले कोई नहीं जानता था। सिर्फ इंसानों ने, साइंटिस्ट ने सिर्फ क्या किए, 7 फिजिकल क्वांटिटीज, उनको क्या बना दिया, बेस बना दिया, आधार बना दिया कि अगर इस दुनिया में कोई और क्वांटिटी आएगी तो सिर्फ और सिर्फ इन 7 के अंदर से, या बोलो तो 7 से मिलके आएगी, इनके अलावा कोई भी क्या नहीं आएगी, क्वांटिटी नहीं आएगी। ये कैसे किया, जैसे आपको पता होगा, बाय द टाइम इंसान सीखता है, यही उनके साथ हुआ। पहले मैं बता रहा हूँ सिर्फ किलोग्राम और मीटर के बारे में, यानी किसी का वेट और डिस्टेंस ही पढ़ते थे, उनको और कोई महसूस नहीं हुआ कि यार और कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। बट फिर पता चला यार अमेरिका से लंदन जा रहे हैं, टाइम बहुत लग रहा है, तो उन्होंने फिर टाइम को मेजर करने के लिए भी एक क्वांटिटीज लेके आए। फिर पता चला यार ये टेम्परेचर वगैरह भी चीजें कुछ होती है, कोई चीज ठंडी है, कोई गर्म है, तो फिर उन्होंने उसको डाला। ऐसे करके उन्होंने बहुत क्या किया एक्सपेरिमेंट की, पता चला 7 चीजें ही ऐसी मिली, उसके अलावा कुछ मिला नहीं। अब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, कितनी देर पढ़ाओगे, टाइम में आ गया। मैं पढ़ा रहा हूँ कितना लंबा आदमी होगा, हाइट पे आ गया। मैं पढ़ा रहा हूँ कितना वजन का आदमी होगा, मास पे आ गया। अब मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे इस बोर्ड पे, आप पे जो लाइट है वो कितनी वापस जा रही होगी, आ रही होगी, लाइट की इंटेंसिटी होगी, कैंडेला हो गया। फिर यार ये पंखा चल रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा होगा, तो यार करंट पता नहीं कितनी ज्यादा करंट आ गई, यहाँ पे एम्पियर आ गया। फिर पता चला कि यार किसी सॉल्यूशन के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑक्सीजन डाल दिया, थोड़ा सा सोडियम डाल दिया, तो कितना सोडियम होगा। सोडियम केजी वेजी में नहीं मापा जाता है, सीधी सी बात है, बहुत बड़े लेवल पे होता है केजी। उसके लिए एटम लेवल की जो चीजें होती है उनको मापने के लिए उन्होंने मोल ले लिया। तो घूम फिर के क्या बनाए, 7 चीजें बनी, और वो 7 चीजें बनाते ही पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ भी हलचल हो रही थी, उन सबको उन 7 चीजों से क्या कर पा रहे थे, एक्सप्रेस कर पा रहे थे। यानी 7 फिजिकल क्वांटिटीज, जिनको क्या बोला गया, फंडामेंटल बोला गया। अगेन मैं उनको लिख रहा हूं, क्या होती हैं 7 फिजिकल क्वांटिटीज, अब ध्यान दें। मैं एक बार फिर इनको रब करने की कोशिश करता हूं। देखें एक बार, 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं फंडामेंटल, अभी हम यही पढ़ रहे हैं। तो पहला पॉइंट वो क्या होगा हमारा, फिजिकल क्वांटिटीज का नाम क्या है उसका। दूसरा, उसकी यूनिट उन्होंने फिर क्या कर दी, डिसाइड कर दी, और फिर साथ में क्या कर दिया, सिंबल भी, यानी यूनिट को किस सिंबल से लिखेंगे। ध्यान दे, हर एक बच्चा ध्यान देगा इधर क्या कहना चाहता हूं। और फिर मैं एक बात की और यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूं, आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपको इस दुनिया के अंदर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी, आप बहुत पढ़ोगे आगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, न जाने कितने कितने टर्म्स आएंगी इस फिजिक्स के अंदर, अथा उन सब की यूनिट होती हैं। और मैं बता रहा हूं वो कोई भी आप याद नहीं करने की जरूरत है, मैं गारंटी दे रहा हूं। आप ये 7 जो मैं लिखने जा रहा हूं, इनको आप याद रख लेना, और मैं उम्मीद करता हूं लिखने मात्र से ही सब लोगों को याद हो जाएंगी वो। तो आगे की यूनिट्स जो भी आएंगी फिजिकल क्वांटिटीज, उनकी याद करवाने की या आपको समझाने की वो हेडेक, वो जिम्मेदारी मैं अपने सर पे लेता हूं। पहले आप इन 7 चीजों पे फोकस करें, इनको सीख गए, सब कुछ सीख गए। ध्यान से देखो, सबसे पहला आता है फिजिकल क्वांटिटी होती है एक लेंथ। अब आप देखो तो लेंथ एक अपने आप में क्या है सर, लेंथ अपने आप में क्या है, मतलब एक प्रकार की डिस्टेंस है, एक प्रकार की क्या है, दूरी है। तो सर क्या कहना क्या चाहते हो, अब मान लो मेरी हाइट है, तो वो क्या लेंथ में नहीं आती है, हाँ सर आती है लेंथ में। तो वही मैं बोल रहा हूं कि लेंथ, अब आप, ये आपका कंडीशन है, ये आपकी
जो मेंटल एबिलिटी है, ये आपका सोचने का, आपकी इंटेलिजेंसी है कि आप कैसे ले रहे हो। लेंथ के अंदर मैं तो क्या लूंगा, इस रूम की जो लेंथ है, ब्रीथ है, हाइट है, सब लेंथ है। मेरी हाइट भी लेंथ है, यहाँ से दिल्ली की डिस्टेंस भी लेंथ है, ये मार्कर की जो हाइट है लेंथ है, ये भी क्या है, एक प्रकार की डिस्टेंस है। तो आप फील करें, लेंथ बोलने का मतलब दुनिया में जितनी भी चीजों पे आप मेजरिंग टेप लगा सको, दैट ऑल आर लेंथ। यूनिट इसकी उन्होंने क्या मानी, उन्होंने इसकी यूनिट मानी मीटर। मीटर, अब ये मीटर लिखने में थोड़ा बड़ा दिखता था, इसलिए उन्होंने इसको छोटा एम से लिखा। ध्यान रखें, जो चीज मैं लिख रहा हूं छोटा बड़ा वही लिखी जाएगी पूरी फिजिक्स में। अगर आपने इसको बड़ा एम लिख दिया तो आपका आंसर गलत होगा। बड़ा एम किसी और चीज के लिए लिखा जाता है, ध्यान रखें। नंबर टू मास, द्रव्यमान। हिंदी वाले इंग्लिश टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर हो जाएंगे और इंग्लिश वाले हिंदी से फेमिलियर हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। मास को उन्होंने किसमें किया, किलोग्राम। किसमें, किलोग्राम। और इसको क्या बोलेंगे, केजी, शॉर्ट टर्म, यानी उसका सिंबल जहां भी जिसमें के और जी लिखा होगा, इसका मतलब मैं समझूंगा कि हम मास के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर थर्ड दैट इज टाइम, समय। इसके बारे में इन्होंने बात की, दैट इज सेकंड। सेकंड के अंदर, और मैं फिर बता रहा हूं, ये मीटर क्या होता है, किलोग्राम क्या होता है, सेकंड क्या होता है, आप टेंशन न लें। नेक्स्ट क्लास के अंदर जब भी, या फिर जो भी हमारे आएगा चैप्टर के अंदर, हम इनकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। बहुत बार एक नंबर में पूछा जाता है, हमारे बोर्ड वाले बच्चे जो हैं, या फिर जहाँ पे थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, और इवन ऑब्जेक्टिव एग्जाम वालों में भी पूछ लिया जाता है इनकी डेफिनेशन के अंदर से कुछ भी सवाल। तो हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे, थोड़ा सा आगे देखेंगे। नेक्स्ट, सेकंड को छोटे एस से लिखते हैं, सिंबल मैं बता रहा हूं, स्मॉल एस से लिखते हैं। नेक्स्ट दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी तापमान, किसी वस्तु का तापमान है उसको, यानी यूनिट क्या है उसकी, उसकी यूनिट है केल्विन। हिंदी वाले में इसमें कोई इश्यू नहीं है, इसको ध्यान से देखें, कई बार के से लिखेंगे और इसको थीटा से भी लिख सकते हैं। सिंबल कुछ भी सिंबल हो सकता है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दीज आर द स्टैंडर्ड सिंबल which we will use during throughout this chapter actually. Next, electrical current. Electrical current इसको बोलते हैं, इसका जो है एम्पियर, क्या, यूनिट। और इसको ए, बड़े ए से, कैपिटल ए से लिखते हैं। ये ध्यान रखें। कितने हो गए, 5 हो गए। अब देखो, जो मैंने 5 सीक्वेंस में लिखे हैं आपके लिए, एक्चुअली मैं बताऊं तो यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हमारा धर्म है, आगे जितने भी चीजें दी वो लिखेंगे। नेक्स्ट इज लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी यानी इसको हिंदी में लिखते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसका जो यूनिट है वो है कैंडेला, और इसको बड़ा सी छोटा डी से इसका क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी इसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। याद होगा बहुत सारे लोगों को। इसको यूनिट जो है इसकी यूनिट जो है दैट इज मोल, MOLE। लेकिन जो सिंबल है इसका दैट इज छोटा MOL। ध्यान रखें, MOLE तो क्या है, इसकी यूनिट है, लेकिन इसका सिंबल क्या है, MOLE। बहुत सारे लोग एक बार ध्यान नहीं देते हैं, इवन कुछ टीचर्स भी करते हैं, MOLE, इसको भी MOLE लिख देते हैं, फिर इसको MOLE लिख देते हैं, बट दैट इज MOLE। ध्यान रखें, ये 7 जो हैं, these are physical quantities and which are kept under the sanction of fundamental physical quantities। सर इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि इस दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उनमें इन 7 को क्या बोला गया कि ये 7 की 7 फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, ये सर बेसिक है। सर इसका मतलब है इस दुनिया में इसके अलावा जो कुछ भी बच गया ना, वो इनके बेस पे बनी हुई है। अच्छा,
यानी आप इसके अलावा और कुछ भी बोलोगे उसके अंदर क्या आएगा, इनमें से कोई न कोई चीजों का रोल आएगा। हो सकता है दोनों आ जाए, एक आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, हो सकता है आपस में मल्टीप्लाई में आ जाए दो, हो सकता है आपस में दो क्या आ जाए, डिवाइड में आ जाए। बट जैसे भी आए हमें नहीं पता, हमें तो सिर्फ ये पता है कि ये 7 हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ये मेरे दिमाग में जैसे मेरे छपी हुई है ऐसे आपके हर एक शख्स के छपनी चाहिए। ये छप गया, आगे वाली सारी अपने आप में बता रहा हूं, इसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस सेक्शन के अंदर हमने देखा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होती हैं, उन 7 की यूनिट मुझे ध्यान होनी चाहिए और उन 7 के सिंबल क्या होने चाहिए मुझे ध्यान होने चाहिए। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं यहाँ पे डायमेंशन भी और साथ में क्या कर लूँ, इंक्लूड कर लूँ, बट हम नहीं कर रहे हैं। वो एक दिन का सेक्शन होगा, मैं बीच में एक छोटा सा लेक्चर बना के सब उसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से होता है डायमेंशन, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब सर अगला टॉपिक ये है कि अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज ये हैं तो सेकंड वन इज आर दैट इज डिराइव्ड, दैट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे इनको? सर इनकी डेफिनेशन तो नहीं बताई आपने फंडामेंटल की, मैं फिर बता रहा हूं, आप लोगों को पता भी होगा, बता भी चुका हूं। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनको शो करने के लिए कोई और क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़े। अगर आप मास को रिप्रेजेंट करोगे तो मास अपने आप में एक क्वांटिटी है जिसको ही लिखना पड़ेगा, उसके लिए जरूरत नहीं है। टाइम बताना पड़ेगा तो टाइम अपने आप में एक क्वांटिटी है, उसको बताने के लिए आपको किसी और दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़ रहा है, इसलिए ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। सर एम्पियर वो अपने आप में क्या है, क्वांटिटी है जिसको बताने के लिए उसी का नाम लेना पड़ता है, कोई और बीच में नहीं आता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज जिनके लिए मुझे किसी और क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। डेराइव्ड होते हैं जो डेराइव करते हैं, या फिर बोल दूं तो इसे बोलते हैं फंडामेंटल, हिंदी वाले इसको बोलेंगे बनी हुई, या फिर बोले तो डेराइव को हिंदी में आप क्या बोलोगे, चेक कर लेना। डेराइव बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राप्त, इनसे प्राप्त होती हैं वो, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहला पॉइंट क्या होगा, What is the definition of derived quantities? वे क्वांटिटीज, वे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको बनाने के लिए, जिनको लिखने के लिए, जिनको बोलने के लिए, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, जिनको बताने के लिए, जो शब्द अच्छा लगे वो बोलो, के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज की सहायता लेनी पड़ती है। यानी विच आर फॉर्म्ड with the help of fundamental physical quantities, and these quantities are known as derived quantities। यानी वे क्वांटिटी जो किसी और से डिराइव की जाती हैं, जो किसी और से बनाई जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सर कोई एग्जांपल? 1 करोड़, बहुत सारे एग्जांपल है, आप जो बोलोगे वो बताएंगे। देखो कुछ एग्जांपल बताते हैं। देखो यहाँ पे हम बहुत सारे एग्जांपल नहीं करेंगे बोर्ड पे। अगेन आई रिपीट कि जिन लोगों ने 11th और 12th क्लास के जो सेक्शन चल रहे हैं, जो वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, कृपया टेलीग्राम चैनल पे जाएं आप। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं फिर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। आप अपने कहीं भी जहां भी सर्च ब्राउजर है t.me/PEDICLASSES, ये लिंक है अपनी पेडी क्लासेस का, जिसके ऊपर हैंड रिटन पेडी क्लासेस के जो भी चैप्टर वाइज, जो भी क्लास वाइज हमें पढ़ाया जा रहा है, उसके नोट्स बहुत अच्छी भाषा में, बहुत अच्छी लैंग्वेज में और बहुत ही सुंदर एट आर लेवल बेस्ड इंटरेस्टिंग जो हो सकती है, उससे इसको क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। इसलिए आप इस लिंक को फॉलो करें। यहाँ पे आपको इस क्लास के बहुत अच्छे और बहुत ही बेहतरीन नोट्स मिलेंगे आपको। जरूरी नहीं है यहाँ पे मैं हो सकता है 1-1.5 चीज स्किप कर जाऊं, इतने सारे एग्जांपल्स नहीं लूं, बट फिर भी मेरी कोशिश है कि जितना अच्छा आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो सके, उसके बाद में जो आपको चीज लिखने लायक है, जो आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी और एग्जाम में कैसे उसको किया जाएगा, वो सारा का सारा उस टेलीग्राम चैनल पे, इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। प्लीज डू गो देयर, कॉपी दिस लिंक, पेस्ट इट आउट and reach at the Pedi Class Telegram channel where you will find the handwritten notes of these classes. Anyways, moving on. So derived quantities are those जिनको बनाने के लिए, जिनको बताने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए, जो कुछ भी बोल रहे हो उसके लिए
किसकी लेनी पड़े हेल्प? फंडामेंटल यानी जो मूलभूत अपनी राशियां हैं, भौतिक राशियां, उनकी मुझे क्या लेनी पड़ती है? हेल्प लेनी पड़ती है। ध्यान दे क्या, सबसे पहले मैं बात करता हूं स्पीड की, यानी चाल, जिसे हिंदी में बोलते हैं। सर चाल क्या होती है, स्पीड क्या होती है? जैसे आप यहां से दिल्ली गए और आपको लगे 5 घंटे, आप जहां पे बैठे वहां से दिल्ली गए आपको लगे 5 घंटे, और आपको पता चला कि दिल्ली की दूरी जो है यहाँ से 500 किलोमीटर है। इसका मतलब सर 5 घंटे में 500 किलोमीटर चले, तो सर स्पीड क्या हुई? स्पीड तो मैं जानता हूं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यानी एकांत समय में तय की गई दूरी। तो अगर आपको ये पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या लिखना है, यहाँ पे मैं एक आपसे छोटी सी चीज मांगता हूं, क्या कि जो चीज भी हम लिखेंगे उसकी परिभाषा और उसका सूत्र, यानी उसकी डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला, वो आपको क्या होना चाहिए? ध्यान होना चाहिए। सर ये चीटिंग कर रहे हो आप, पहले बोला कि ये याद कर लो बाकी कुछ याद नहीं करना। मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। फिर अगर जो चीज आप लिख रहे हो, जो क्वांटिटी आप लिख रहे हो, उसके बारे में आप जानते ही नहीं हो, तो आप कहाँ से उसके यूनिट डायमेंशन वगैरह बताओगे? इसलिए आपका धर्म बनता है कि जो चीज भी आप लिखने जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, उसके बारे में एटलीस्ट आपको संपूर्ण नहीं तो कुछ आधारभूत जानकारी होनी चाहिए। एंड दो जानकारी इज दैट कि उसका सूत्र और उसकी परिभाषा याद होनी चाहिए। अब मैं बता दूंगा उसका यूनिट क्या आएगी, क्योंकि एग्जाम में पूछता है फला चीज की यूनिट क्या होती है, कैसे बनाओगे? मान लो एग्जाम में आ गया कि स्पीड की यूनिट लिखो, सर हमें नहीं पता, तो आप बताओ स्पीड होती क्या है? सर स्पीड तो होती है एकांक समय में चली गई दूरी। ये अंग्रेजी वाले क्या बोलेंगे? सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम। इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या बना? इसका फॉर्मूला बना टोटल डिस्टेंस जो हम चले हैं अपॉन क्या रहे? सर टोटल टाइम। ठीक हो गया सर? हाँ, अब देखो स्पीड को बताने के लिए मुझे डिस्टेंस, सर ये तो एक प्रकार की लेंथ है, और क्या क्या है? एक प्रकार की लेंथ है। देखो ये एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि इसको बनाने के लिए एक तो डिस्टेंस यानी एक प्रकार की लेंथ का यूज हुआ है, और एक सर टाइम, समय, यानी सर स्पीड एक फिजिकल डेराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि उसको बताने के लिए इन सातों में से इन दो का मुझे क्या करना पड़ा? यूज करना पड़ा। और मैंने पहले ही बोला था दोनों का यूज कैसे होगा? हो सकता है ये दोनों गुणा में आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, हो सकता है ये दोनों डिवाइड में आ जाए, कोई भी दो। तो देख लो आप यहाँ पे लेंथ और यहाँ पे टाइम दोनों डिवाइड में आए हैं, तब जाके क्या बना है? सर स्पीड बना। अच्छा, अब कुछ नहीं है, जहां डिस्टेंस यानी लेंथ है वहां लेंथ की यूनिट लिख दो यहाँ से देख के, जहां टाइम है वहां टाइम की लिख दो, किसकी बन जाएगी? स्पीड की बन जाएगी। तो सर डिस्टेंस की तो ये देखो ये रही क्या? मीटर, और सर टाइम की क्या रही? सेकंड। और यही आप बहुत छोटी छोटी क्लासों से पढ़ते आए होंगे कि स्पीड यानी चाल की जो मात्रक है, जो यूनिट है, दैट इज मीटर बटा सेकंड, या फिर बोलते हैं तो मीटर पर सेकंड। इसको सर वो कैसे लिख सकते हैं? मैं बताता हूँ कैसे। देखो मीटर को कैसे लिखते हैं? छोटे अक्षर से, सिंबल से। सर ये तो एम है, हाँ, और सर एस क्या है? सेकंड के लिए, तो सर एम बटा एस। कुछ और तरीका बिल्कुल फिजिक्स में जहां जिस लेवल तक लिख सकते हैं वो बता रहा हूं आपको। या तो इसको लिखेंगे मीटर बटा सेकंड, या फिर लिखेंगे छोटा एम बटा, ये क्या सर? ये इनकी सिंबल है, ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं मैं। और दूसरा देखो बराबर मीटर की जगह मीटर। अब देखो इसको ये बीच में जो लगा रखा है अपोन वाला, इसको क्या करते हैं फिजिक्स के अंदर नया तरीका लगाया गया है ताकि थोड़ा सा जल्दी लिख सकें, ज्यादा स्पेस न घेरे, इसलिए क्या करते हैं पावर के साथ खेलते हैं। अच्छा, पावर मतलब ये जो एम है ये ऊपर वाला ऊपर, जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, जो हर के अंदर लिखा हुआ है, अंश हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो जो नीचे वाली चीज है उसको भी क्या लिख दो? ऐसे ही ऐसे लिख दो। तो सर पता कैसे है? फर्क क्या? फर्क मैं बता रहा हूँ। अगर ऊपर है तो पावर प्लस में आएगी, अगर डिनोमिनेटर यानी हर के अंदर है तो नीचे कितना था? सर एस की पावर 1 थी। अच्छा 1 ही था तो उसको ऊपर ले जाओ, लेकिन पावर ऊपर लेके जा रहे हो तो क्या कर दो? माइनस कर दो। उसको क्या लिखते हैं? मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सारी क्लासेस में मिस मिलेंगी, बहुत सारे लोग यहाँ से समझ नहीं पाते हैं। फिर बता रहा हूँ, दोज पीपल आर स्टार्टिंग फिजिक्स फ्रॉम जीरो, इट इज वेरी गुड पॉइंट फॉर दोज। और इसको इसी को कैसे लिख सकते हैं? सर इसको लिख सकते हैं मीटर। अच्छा ये सेकंड आएगा क्या? तो कोई बात नहीं, सेकंड, और इसकी पावर क्या लगा देंगे? सर -1 लगा देंगे। मैं तो फिर बता रहा हूँ, ऊपर वाले को नीचे ले जाओ, तो पावर जो ऊपर थी उसको नीचे ले जाने के बाद, यानी क्वेश्चन के अंदर जो है तब तो कोई छेड़ नहीं करनी, जो क्वेश्चन में दिया उसको कोई चर्चा नहीं करनी, बट अपने हिसाब से अगर अमेंडमेंट करना है, सुधार करना है,
तो क्या करें, मीटर जहां है वहां रहेगा तो कोई फर्क नहीं। अगर तो उस मीटर को नीचे लेके जाएगा तो मीटर की पावर चेंज करनी पड़ेगी, जो है वो ही रहेगी बट माइनस के साथ आएगी। अगर ऊपर माइनस होती नीचे क्या जाती, प्लस आ जाती। तो इसलिए मैं नीचे क्या थी, प्लस में थी, मैं उसको ऊपर लेके गया ताकि मेरे पास इतना स्पेस करने के बजाय इतना ही स्पेस क्या हुआ, खर्च हुआ। ठीक है सर, और बताओ सर, और देखो इधर देखो, वेलोसिटी। वेलोसिटी सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वेग। क्या होती है सर, मैं जानता हूं, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और हिंदी में डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं विस्थापन बटा समय। ये क्या होता है सर, ये होता है। अच्छा सर, आपने मुझे पूछा कि क्या वेलोसिटी डेराइव्ड क्वांटिटी है, पहले तो मैं देखूंगा वेलोसिटी होती क्या है। सर वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मुझे पता चला डिस्प्लेसमेंट तो एक प्रकार की, डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की डिस्टेंस है। अच्छा अच्छा अच्छा, डिस्टेंस है क्या, इसका मतलब डिस्टेंस है ये प्रकार की लेंथ, तो ये क्या हुई लेंथ। और टाइम सर, ये जो टाइम तो सेकंड होता है, इसका मतलब वेलोसिटी को बताने के लिए भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम की क्या करनी है, सॉरी लेंथ, और यानी लेंथ और टाइम इन दोनों का क्या क्या करना पड़ा, यूज। इसलिए मुझे क्या बोलना पड़ा, वेलोसिटी इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दीज टू फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर एक्चुअली फंडामेंटल क्वांटिटीज। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग वेलोसिटी एज अ डेराइव्ड क्वांटिटी, बिकॉज in making the formula, in making the unit of physical quantity, that is velocity, we need to take the help of these two fundamental physical quantity. Hence I am saying it as a derived quantity. हिंदी वाले से समझें कि इस वेलोसिटी को बनाने के लिए इन 7 में से 2 फिजिकल क्वांटिटी की सहायता ली है, इसलिए मेरा धर्म बनता है इनको क्या बोलूं मैं, डेराइव्ड क्वांटिटी बोलूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसकी भी क्या हो जाएगी मीटर, और इसमें क्या हो जाएगा सेकंड। वही फिर बात रहती है, डायमीटर को m लिखेंगे बटा सेकंड को s लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे मीटर, s ऊपर जाएगा तो s की पावर माइनस में। छोटी छोटी बातें छप जानी चाहिए हर एक बच्चे के, क्योंकि आगे जब आप बढ़ोगे काइनेमेटिक्स में बढ़ोगे, एनालम फेनलम जो भी चीजें आएंगी सब जगह ऐसे नहीं लिखने दूंगा मैं, वैसे ही लिखना है। मेरी इंक बचेगी, मेरा समय बचेगा, मेरी जगह बचेगी। हाँ सर, बहुत बढ़िया। और कुछ बात करते हैं। देखो अभी अभी बहुत आसानी से चल रहे हैं। एरिया सर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। क्या होता है सर, मैं जानता हूं इस रूम का, जिस रूम में आप पढ़ा रहे हो, या फिर वो इस बोर्ड की बात करते हो, रूम तो आपको दिख नहीं रहा, इस बोर्ड का, एक व्हाइट बोर्ड का एरिया निकालते हैं। तो एरिया कैसे निकालेंगे सर, इसकी जो लेंथ है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे सर, इसकी जो चौड़ाई है, यानी लंबाई चौड़ाई मल्टीप्लाई कर देंगे, या बोलते तो लेंथ और ब्रेथ जो है या विड्थ जो है उसको क्या कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा, तो एरिया विल ऑलवेज बी लुक्ड, आपने स्क्वायर का एरिया सुना होगा, साइड इनटू साइड यानी साइड स्क्वायर। आपने रेक्टेंगल का सुना होगा, लेंथ इनटू विड्थ या लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या किसी भी चीज का आप क्या करते हो, एरिया निकालते हो तो उसकी लेंथ यानी लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर देते हो। तो सर आप ये बोल रहे हो, मान लेते हैं ये लेंथ और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, ब्रेथ या विड्थ, जो भी, इसको डब्ल्यू लिख सकते हो आप, विड्थ बोलो तो कोई दिक्कत नहीं। तो सर लेंथ एक प्रकार की क्या होती है, अरे लेंथ एक प्रकार की क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ ही है। ओहो, लेंथ क्या, और दूसरा विड्थ, सर ये भी तो एक प्रकार की मुझे लग रहा लेंथ ही तो होती है। हाँ आप सही समझ रहे हो, नाम है, जो छोटी होती है उसको हम चौड़ाई बोल देते हैं, जो लंबी होती है उसको हम लंबाई बोल देते हैं रेक्टेंगल के केस में, लेकिन एक्चुअली में है तो दोनों एक प्रकार की लेंथ ही ना यार। इसी को तो मैं वैसे करेंगे, लेंथ भी मीटर में आएगी और विड्थ भी किस में आएगी, मीटर में आएगी। अच्छा, इसका मतलब है ये भी एक क्या है सर, डेराइव्ड क्वांटिटी है। सर क्यों है, क्योंकि इसको बनाने के लिए, इसको बताने के लिए मुझे लेंथ को 2 बार यूज करना पड़ा। ये वाली लेंथ आई, इनटू में क्या किया, यही लेंथ आई, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी है उसका नाम है लेंथ, उसको मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, एरिया। दैट इज व्हाई एरिया इज अ डेराइव्ड क्वांटिटी। तो सर क्या यूनिट क्या होगी, ओहो, यूनिट विल बी मीटर, मीटर इनटू मीटर, दैट इज मीटर इनटू मीटर। देखें ध्यान से देखें, कुछ लोग मीटर इनटू मीटर आपस में क्या बन जाएगा, मीटर का स्क्वायर बन जाएगा। अब तुझे कुछ भी ऊपर नीचे लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऊपर ही ऊपर है सारा। ठीक है सर, और बताओ 2-4, बहुत मजा आ रहा है, छोटा छोटा देखते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी आयतन जिसे बोलते हैं, आयतन, ये क्या होता है सर, बहुत सिंपल, एरिया लेंथ विड्थ, आयतन में कुछ नहीं है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। सर फिर आप क्या कर रहे हो, कुछ आसान ही ट्रिक ले रहे हो, क्योंकि लेंथ एक प्रकार की लेंथ है,
विड्थ भी एक प्रकार की लेंथ है और हाइट भी एक प्रकार की लेंथ है। इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम विल कम्स आउट लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। अरे सर तीनों एक प्रकार की लेंथ ही तो है, तो मात्रक क्या आएगा, तो यूनिट क्या आएगी सर, यूनिट हम देखेंगे ये लेंथ है, लेंथ को मीटर में मापते हैं, इनटू इसको किस में मापते हैं, अब देखो मैं सिंबल ही लिख रहा हूँ ताकि समय बचे हमारा। और हाइट भी क्या होती है सर, मीटर, 3 बार है क्या, मीटर क्यूब। दिस इज द यूनिट, दिस इज द यूनिट, दिस इज द यूनिट ऑफ एरिया एंड दिस इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। दैट मींस आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ और मैं समझ भी चुका हूँ कि सर अगर मुझे जो फिजिकल क्वांटिटी आप बोल रहे हो ABCD व्हाटएवर, अगर मुझे उसका ज्ञान है, ज्ञान से मतलब उसकी डेफिनेशन आपको पता है, और अगर डेफिनेशन आपको पता है, मैं क्या दावा कर सकता हूँ आप उसका फॉर्मूला भी बना सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला इज जस्ट एब्रीविएशन ऑफ दिस डेफिनेशन। जो डेफिनेशन के 8-10 शब्द लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं, उसको 1-2 शब्द में समेटने का जो गणितीय रूप है, जो मैथमेटिकल फॉर्मेट है, दैट इज नोन एज एक्चुअली अ फॉर्मूला। और अगर फॉर्मूला आ गया तो फॉर्मूला के अंदर इन सातों में से कोई 2-4 चीजें आएंगी ऊपर नीचे होके, मल्टीप्लाई, डिवाइडेशन, व्हाटएवर इट इज। तो सर जहां जो चीज लिखी है इन सातों में से, उसके सामने उसका ये लिख देंगे, उसके सामने उसकी यूनिट लिख देंगे, और यूनिट के सामने उसका सिंबल लिख देंगे, वो उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या बन जाएगा, यूनिट बन जाएगा। तो बहुत सिंपल है, मैं फिर बता रहा हूँ बहुत ज्यादा सिंपल है। ये 7 चीजें याद करनी है, कुछ भी याद नहीं करना है, ये 7 चीजें याद करनी है, और सातों वाले ही चिपने वहां पे सीधे के सीधे। तो सर वॉल्यूम का क्या हुआ, मीटर क्यूब। अब एक कुछ थोड़ा सा बोल लेता हूँ, डेंसिटी, डेंसिटी घनत्व है, घनत्व। देखो एक बार हम ऐसे रफ कर रहे हैं, एक बार मैं समय निकाल के पूरे बोर्ड जो हमारे पास स्पेस है उसके अंदर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको एक बार आपसे रिकॉर्डिंग ऑफ करके मैं उसको पूरा बोर्ड को क्या कर लूंगा, फिजिकल क्वांटिटी से पूरा बढ़िया तरीके से भर लूंगा, मैं उसके अंदर सारी चीजें उनके लिख लूंगा, और फिर हम उनको सिर्फ समझ लेंगे। इसलिए मैं 4-5 आपके लिए समझाने के लिए एक बार ले रहा हूँ कि कैसे उनका फॉर्मूला आता है, कैसे उनके यूनिट्स आती हैं, आप भी ऐसे निकाल लेंगे और कोई तरीका नहीं है। डेंसिटी होती है सर, जितना भी मास होता है उसमें टोटल जिस वॉल्यूम में, जैसे इस कमरे के अंदर है, इस कमरे के अंदर जितना भी मास रखा हुआ है उस मास को ऐड कर लो। हाँ सर कर लिया। मान लिया मुझे 100 kg मास रखा हुआ है इस किसके अंदर, इस रूम के अंदर। हाँ सर ठीक है। और इसका वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम निकाला तो वॉल्यूम आया 10। सर 10 कैसे बोल रहे हो, आगे यूनिट क्यों नहीं बोले, आप भी तो गलत बोल रहे हो, पढ़ा हमें रहे हो, बोल गलत रहे हो। नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, वॉल्यूम क्या था, 10 मीटर क्यूब। कितना, 10 मीटर क्यूब। तो 10 मीटर क्यूब। तो डेंसिटी क्या हुई, डेंसिटी हुई, अगर इस रूम का वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब, यानी सर मीटर क्यूब क्यों बोला यार, मैं फिर बोल रहा हूँ, वॉल्यूम जो है उसकी यूनिट क्या है ये, तो तुझे जिंदगी भर मीटर क्यूब बोलने पड़ेगा। अगर तुम मीटर क्यूब बोल दिया तो सामने वाला अपने आप समझ जाएगा कि वॉल्यूम है, ये पावर है यूनिट की। तो जब 10 वॉल्यूम है, 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, उसके अंदर अगर 100 kg मास आ रहा है तो एक वॉल्यूम के अंदर कितना आएगा सर, डिवाइड कर देंगे, सिंपल मैथ है। तो दैट विल कम्स आउट 10 kg पर मीटर क्यूब। और ये 10 क्या हुई आपकी डेंसिटी भी, यानी सर डेंसिटी ये हुई मास पर वॉल्यूम, यानी एकांक आयतन के अंदर जो द्रव्यमान होता है, एकांक आयतन का मतलब है पर वॉल्यूम, यानी इस पूरे रूम का क्या निकाल दो, अंदर वाला मास निकाल लो, और इस पूरे रूम के क्या कर दो, वॉल्यूम का डिवाइड कर दो, तो आपके पास जो क्वांटिटी आएगी वो आएगी डेंसिटी ऑफ दिस रूम। और इसको सिंपल भाषा में आप समझना चाहो तो अगर इस पूरे रूम के जो वॉल्यूम है उसके अंदर अगर 100 kg रखा हुआ है तो एक वॉल्यूम के अंदर कितना रखा हुआ है, एक वॉल्यूम का मतलब है 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर ऊंचा, जो एरिया बनेगा इस रूम के अंदर, छोटा सा कमरा, उसके अंदर कितना मास रखा हुआ हो सकता है अगर पूरे के अंदर, उसी तरह बात भाग देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है ओके। तो इसका मतलब हुआ मास अपॉन वॉल्यूम। ये क्या हुआ सर, ये फॉर्मूला हुआ किसका, डेंसिटी का। सर हम बात करते हैं मास, मास देखें तो ये रहा, हाँ सर, तो एक फिजिकल क्वांटिटी मुझे मिल गई फंडामेंटल, दैट इज मास। तो सर इसको तो मैं क्या है, मैं जानता हूँ इसका किलोग्राम यानी केजी। वॉल्यूम, सर इस वॉल्यूम को मैं यहाँ देखता हूँ तो आप तो गलत बोल रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो, मैं जानता हूँ बहुत सारे लाल लालियां तो देख रहे हैं, बोलेंगे गुरुजी गलत पढ़ा रहे हैं। वॉल्यूम आपने बोला इसमें से हर एक चीज इनमें से कोई एक मिलेगी, लेकिन वॉल्यूम तो नहीं मिल रहा है। बट आप ध्यान से देखो तो वॉल्यूम को आप तोड़ के देख लो ना, फिर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सातों चीजें, फिर तो क्या बनेंगे इनका P&G अगर लगाऊंगा मैं, कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन, तो मुझे लग रहा है वो निश्चित ही फिजिकल क्वांटिटीज बनेंगी कि 7 फिजिकल क्वांटिटी में 2-2 के हिसाब से 7C2 करेंगे, तो मान लो जितने भी 50, 60, 70 जितने भी बनेगी,
लेकिन मैंने आपको तो पता होगा कितने डिराइव्ड क्वांटिटी होती हैं, तो अब मैंने बोला था 1 करोड़, इसका मतलब बहुत ज्यादा होती हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये सातों से ही बनेगा, हो सकता है इन 2 तीनों से मिलके एक बन जाए और वो वहां पे आ जाए। तो एक्चुअली में वो भी तो इनसे ही बनी थी। इसका मतलब वॉल्यूम का इससे पहले वाले में मैंने इसीलिए बताया, और एरिया में उससे पहले बता चुका था। इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो क्या हुआ, वो एक अपने आप में ऑलरेडी डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो सर ये कोई रूल नहीं हुआ कि डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर भी डिराइव्ड नहीं आ सकती है, ऐसे तो आ सकती है भाई। तो इसीलिए बोल रहा हूं डिराइव्ड क्वांटिटी वो है जिसके अंदर फंडामेंटल से बनी है, या डिराइव्ड वो भी है जिसके अंदर दो अलग अलग डिराइव्ड क्वांटिटी से वो बनी है, वो भी डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर ही मानी जाएगी, उसकी कोई और ब्रांच हमने नहीं बनाई है, ये ध्यान रहे। तो वॉल्यूम की यूनिट, सर वॉल्यूम की यूनिट फिर निकालेंगे तो पता मास सॉरी लेंथ विड्थ हाइट वगैरह करेंगे, उससे बेहतर है कि इससे ऊपर हमने कर रखी है तो हम क्या कर देंगे मीटर क्यूब, इसीलिए केजी पर मीटर क्यूब। और कैसे लिखेंगे सर आप वाले शॉर्टकट में, केजी इंटू मीटर की पावर -3, केजी इंटू मीटर की पावर -3, दिस इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। अभी हमने 3-4 बहुत ही सिंपल छोटे छोटे मैंने वही क्वांटिटीज ली हैं, वही मैंने छोटे छोटे बात ली हैं जो डेंसिटी जिससे शायद आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर फेमिलियर रहे हो। मैं कोई और बहुत बड़ी अलग अलग चीज यहाँ पे लेने की कोशिश मैंने कतई नहीं करी है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप स्टार्टिंग में ही डर जाएं फिजिक्स से, बहुत आसान सब्जेक्ट है, वन ऑफ द नाइसेस्ट फाइनेस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट है अगर आप इसे फील करोगे तो आपने अभी तक क्या देखा है, अभी तक हमने देखा आज के लेक्चर में हमने थोड़ा ठीक पढ़ा है। एक्चुअली टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो वी हैव स्टडीड अ बिट मोर देन प्रीवियस क्लास। पिछले क्लास में हमने कुछ नहीं पढ़ा था, सब जाना था। हमने पढ़ा है कि इस चैप्टर के अंदर यूनिट क्या होती है, फिर हमने देखा था क्वांटिटीज क्या होती है, फिर हमने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिर हमने देखा फिजिकल क्वांटिटी के टाइप कितने होते हैं, और उन टाइप में भी 2 टाइप हम पढ़ चुके हैं, इफ यू आर रिमेम्बरिंग, फंडामेंटल और डिराइव्ड। हालांकि डिराइव्ड के अंदर हमने बहुत सारे एग्जांपल नहीं करे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास के अंदर जैसे ही हम स्टार्ट करें हम सीधा डिराइव्ड क्लास से स्टार्ट करेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी से स्टार्ट करेंगे, इन विच वी विल डू व्हाट, हम एक बोर्ड के अंदर जितनी भी सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया काम वाली फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको बहुत ही शानदार टेबल के साथ बनाएंगे और उनको फिर स्टडी करेंगे। हर एक फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे डेंसिटी की याद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट बताता हूँ, हालांकि मैं झूठ बोल रहा हूँ बट फिर भी आपको अच्छा करवाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे डेंसिटी की याद नहीं है बट मैं डेंसिटी के बारे में जानता हूँ। क्या सर, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास के केजी होती है, वॉल्यूम की सर वॉल्यूम नहीं आता तो मैं कर लूंगा लेंथ विड्थ हाइट आपस में करके ऐसे मैं निकाल सकता हूँ। बोल है कि नहीं? हाँ सर है। जिसका मतलब अगर आपको डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट याद नहीं है तो अभी आपको बिल्कुल भी घबराने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये 7 याद हैं, अगर ये 7 याद है, ये तुझे करनी पड़ेगी, फिर हर एक बच्चे को याद करनी पड़ेगी, नींद में याद होनी चाहिए, ये छपनी चाहिए, और ये छप गई तो वो आप अपने आप कर लोगे। दूसरी बात, इनका फायदा क्या है, कई बार आप लोगों को क्वेश्चंस आएंगे, मैथ्स के अंदर भी आएंगे, फिजिक्स के अंदर भी आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा उसके अंदर क्या देगा, सामने वाला देगा जैसे ऐसे दे देगा 20 केजी मीटर क्यूब ऐसे दे देगा, और वो डेंसिटी का चर्चा भी नहीं करेगा। तब आपका धर्म बनता है, आपका फर्ज बनता है, आपका ज्ञान तब आपसे पुकारेगा कि ये मैंने सीखा है, ये क्या होता है। मैं जानता हूँ केजी तो मास, m3 वॉल्यूम तो मास अपन वॉल्यूम, तो मेरा घड़ी घूमेगा, पता चला कि हाँ यार ये तो डेंसिटी होती है, तो मैं यहाँ समझ जाऊंगा क्या होती है, डेंसिटी होती है। मे भी कोई मेरा जैसा एग्जामिनर है या फिर पेपर सेट करना तो वो ले देगा कि 20 केजी क्या है, सीधा पूछ लेगा 20 केजी पर मीटर क्यूब व्हाट इज दिस, नीचे ऑप्शन दे देगा आपके पास, वैसे पूछ लेगा तो दिस इज डेंसिटी। तो रिवर्स क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डेंसिटी की यूनिट क्या है, और हो सकता है हम यूनिट देकर पूछ लें कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है। तो आपको वो दोनों चीजें ध्यान होनी चाहिए। आज की क्लास मैंने थोड़ी जल्दी थोड़ी स्पीड में करने की कोशिश की है, रीजन बीइंग कि मैं चाहता हूं कि ये चैप्टर बहुत छोटा है बट बहुत काम का है। मैं फिर बता रहा हूँ, उसके अंदर हम बहुत अच्छी चीजें पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम यूनिट के सिस्टम, जो यूनिट्स इनके 2-3 सिस्टम होते हैं, फिर उनकी बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टीज होती है, फिर हम डायमेंशन पे आएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने इसको जानबूझ के अलग रखा है। अगर आप 13 वाले बच्चे होते या 12th के बच्चे होते तो मे भी मैं आज ही डायमेंशन बीसी के अंदर इंक्लूड कर लेता। खैर, आज तक जो आज इस क्लास में जो हमने पढ़ा है उसको एज ए नोट्स आपको मैं कोशिश करूंगा कि शायद कल ही आपको टेलीग्राम चैनल पे फिर क्या मिले, ये नोट्स मिल जाए। आप बहुत बिल्कुल बिना टेंशन इनको आप क्या करें, आराम से अपनी कॉपी में नोट करें। किसी बच्चे के समझ में नहीं आ रहा क्या चीज लिखनी है, क्या नोट करनी है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आई अगेन रिपीटेडली सेइंग यार, फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है। नोट्स आप
सैंपल के तौर पर देख लें 12th क्लास के नोट्स टेलीग्राम चैनल पे। मैं भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं पता थी, मैंने लिखा है, फिर भी जो आप अभी वीडियो की स्क्रीन देख रहे हो उसमें ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है पूरी लाइन फॉर पीडीएफ नोट्स में लास्ट में लिखा हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक। वहां पे जाएं, उसको ज्वाइन करें, कोई पैसा नहीं लगेगा उसका, न आपका कोई उसमें मोबाइल नंबर वगैरह कुछ आता है। आप करेंगे तो वहाँ पे अच्छी अच्छी बातें, बाकी जो लोगों के डाउट्स हैं वो भी डायरेक्ट वहाँ पे होते हैं। और इसको आप ध्यान से फिर से रिवाइज करें। इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी चीजें और आगे सीरीज के अंदर सीखते रहेंगे। तब तक के लिए जो चीजें सीखी है उसको रिवाइज करते रहें। और इस पेंडेमिक टाइम के अंदर जिन जिन बच्चों को घर पे रह के बढ़िया कंटेंट, अच्छा फिजिक्स इजी वे में पढ़ने की जिनको ज़रूरत है, आपको लगता है कि वो लोग इसका वेट कर रहे हैं, सही में वो ज़रूरत है उनकी, तो आप उनको शेयर करें। आपको लगता है तभी शेयर करें। अगेन मैंने पहले बोलता, स्टार्टिंग में बोलता हूँ कि आई अरविंद पटेवाल वेलकम यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल। इट इज़ नॉट माइन, ये आप ही का है। अगेन आप ही इसे आगे लेके जाओगे, आप ही इसको यहीं पे रखोगे, मर्जी आपकी है। हाँ, जिस हिसाब से आप समझ सकते हो, जिस हिसाब से आप समझ पाओगे चीज़ों को, और वो चीज़ मैं फील कर पाऊंगा, वो मैं यहाँ पे बोर्ड पे उकेरने की, मेरे शब्दों में डालने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगा आपसे। फिर भी आपकी एडवाइस जो है वो प्रशंसा के लिए ज़रूर रखी हुई है। आप जो भी चाहे अपने कमेंट्स के जरिए, या आपको ईमेल आईडी भी मैंने डाली हुई है आपके जो अबाउट सेक्शन है चैनल का, वहाँ पे जाके आप ईमेल्स लिख सकते हैं। बिल्कुल आपको जो डाउट्स है बिल्कुल करें। और फिर कुछ लोगों के कल एक दो मेरे पास मेल्स आए थे, तो कमेंट्स आते हैं कि क्या आप पूरा सिलेबस, बिल्कुल हम 11th-12th क्लास बिल्कुल पूरी करवाएंगे। अभी समय की थोड़ी सी परेशानी चल रही है, इसलिए एक दिन 11th का टॉपिक आ रहा है क्लास, एक दिन आ रही है 12th की, क्योंकि बैकएंड का काम जो है वो भी मैं ही संभाल रहा हूँ, तो इट टेक्स बढ़िया टाइम, बहुत अच्छा समय लगता है इसको बनाने के बाद में आप तक पहुंचाने के लिए। बैकएंड पे बहुत अच्छा काम और ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए थोड़े वीडियोस में धीरे धीरे एक दिन में एक वीडियो नहीं आ पा रहा है। बट बाय द टाइम सीइंग योर रेस्पॉन्स हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे ताकि आपको जल्दी से जल्दी चीज़ें कराएं। फिर मैं बता रहा हूँ, दीज चैप्टर्स, दिस चैनल इज बेसिकली फॉर दोज हु आर स्टार्टिंग देयर फिजिक्स फ्रॉम जीरो लेवल, उनके लिए है। तो तब तक के लिए देखते रहें, पढ़ते रहें, और टेलीग्राम चैनल पे जाके नोट्स भी बनाते रहें, और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।